there are two types of inductance in transmission line. Number one is self inductance, and the second one is mutual inductance. In self inductance, due to the change in the voltage or the current, there is some current induced in that conductor, and that conductor produce some reactance or inductance in that specific wire. लेकिन म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होती है कि एक कंडक्टर की वजह से दूसरे कंडक्टर पे जो इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है वो म्यूचुअल कंडक्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई मेरे जो कंडक्टर है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आर प्रोड्यूस हो रहा है, और ड्यू टू द वेरिएशन इन द करंट और द वोल्टेज इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो इंडक्टेंस है वो सेल्फ इंडक्टेंस भी हो जाती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हो जाती है, और उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स क्या होता है, 2πfl 2πfl। तो उसकी बेस पे हमारी इंडक्टेंस भी सिस्टम के अंदर इंड्यूस हुई होती है। एनीवेज, जब हम टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन का, तो हम कहते हैं कि जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है उसके 4 पैरामीटर हैं। एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, और एक हमारे पास कंडक्टेंस है। तो जब हमने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हमने देखना है जो सीरीज पैरामीटर है उनकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज, उस वोल्टेज को हमने देखना होता है। तो जब हम मॉडल बनाते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में आती है, जबकि कैपेसिटेंस और जो है कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस वो पैरेलल में आती है। तो जो सीरीज कंपोनेंट है उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, और वोल्टेज ड्रॉप को जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई बाय एक्सएल। तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस वो IR, उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ। करंट मल्टीप्लाई बाय एक्सएल जो है वो 2πfl होता है, और L जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है डायमीटर ऑफ द कंडक्टर एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन कंडक्टर एंड द सेकंड कंडक्टर। तो हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला बनता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 2L इंटू R प्लस J टाइम्स 0.2794 log dm/ds। सही है। dm क्या है, इक्विवेलेंट मीन डिस्टेंस बिटवीन वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, और दूसरा क्या है ds क्या है, इक्विवेलेंट या जियोमेट्रिक मीन रेडियस ऑफ द कंडक्टर। r क्या है रेजिस्टेंस, l क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिर उसके बाद हमारे पास I जो है वो करंट इन एम्पियर्स आ जाता है। अगर स्पेसिफिकली हमने L निकालना हो तो L क्या है, बनती है 2 × 10⁻⁻⁷ नेचुरल लॉग dm/ds हेनरी पर मीटर, या L इज इक्वल टू 0.7411 log dm/ds मिली हेनरी पर माइल। तो ये हमारे पास L बनता है। तो उसी L को अगर मैं 2πfl से मल्टीप्लाई कर दूं, 2π तो डायरेक्टली कांस्टेंट है, f जो है फ्रीक्वेंसी है। अगर हम अमेरिकन स्टैंडर्ड पे जाएं तो 60 हर्ट्ज है, और जब हम यूरोपियन या पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पे जाएं तो वो हमारे पास 50 हर्ट्ज आ जाती है। उसके अकॉर्डिंगली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिक फार्मूला बनता है एक्सएल का, हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि भाई जो इंडक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर 3 कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। एक को हम, या 3 फेजेस है, एक को A फेज कहते हैं, दूसरे को B फेज कहते हैं, और तीसरे को C फेज कहते हैं। होता ये है कि जो A फेज है और B फेज और C फेज के दरमियान में एक सर्टन लेंथ में गैप आ रहा है, यानी कि जो सेंटर वाला कंडक्टर है, लेट्स सपोज अगर B फेज का है, तो जो B कंडक्टर है इसके अंदर इन मैग्नेटिक इंटरफेरेंस ऑफ A कंडक्टर और C कंडक्टर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये मिडल में है, ऊपर भी कंडक्टर, जबकि A कंडक्टर के अंदर B कंडक्टर की इंटरफेरेंस ज्यादा होगी और C की कम होगी। तो इस वजह से हमने ओवरऑल मीन डिस्टेंस जब निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं A का B से डिस्टेंस और A का C से डिस्टेंस, इसी तरह B का C से डिस्टेंस। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो मीन डिस्टेंस आता है बिटवीन द कंडक्टर्स। ये हमें जरूरी चाहिए, अदरवाइज हम हमें फिर इंडिविजुअली अलग अलग कंडक्टर डिस्टेंस और निकालनी होती है। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो वही का वही है, लेकिन ऊपर डीएम की बजाय डी इक्विवेलेंट बेसिकली फॉर्म में हमें निकालना है। और फिर एक और कॉन्सेप्ट स्टडी किया जिसको हमने कहा ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या था कि हम नहीं चाहते कि किसी एक कंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस ज्यादा हो और बाकी कंडक्टर के अंदर इंडक्टेंस कम हो।
और हम चाहते हैं कि थ्रू आउट ट्रांसमिशन लाइन मेरे सारे कंडक्टर्स के अंदर इक्वल इंडक्टेंस आए। तो क्या होता क्या है, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में मुश्तमिल होती है, तो हम क्या करते हैं आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस हम अपने जो कंडक्टर्स हैं उनको ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ए कंडक्टर की पोजीशन पे बी कंडक्टर, बी कंडक्टर की पोजीशन पे सी कंडक्टर और सी कंडक्टर की पोजीशन पे ए कंडक्टर को ट्रांसपोज करते हैं। तो आप ये देख लो, ये ए कंडक्टर जा रहा है, ये आप समझ लो कि यहाँ पे एक पोल बना हुआ है और उस पोल के अंदर ये 3 कंडक्टर जा रहे हैं, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है और ये तीसरा कंडक्टर है। और रिसीविंग एंड पे भी एक पोल बना हुआ है और उस पोल पे फिर 3 कंडक्टर जा रहे हैं, लेकिन फर्क भला क्या है कि जो ए कंडक्टर था उसकी जगह पे बी कंडक्टर आ गया, जो बी कंडक्टर था उसकी जगह पे सी कंडक्टर आ गया और जो सी कंडक्टर था उसकी जगह पे ए कंडक्टर आ गया। तो इस तरह ट्रांसपोज हो गया, अपनी पोजीशंस बदल दी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई ये यहाँ पे अगर ए कंडक्टर लगा हुआ है तो हमारी रोटेशन इस तरह हो कि ए हर वक्त सबसे ऊपर ना रहे, बी कंडक्टर हर वक्त सबसे दरमियान में ना रहे, सी कंडक्टर हर वक्त जो है वो सबसे नीचे ना रहे। तो हम क्या करते हैं, ए कंडक्टर को ट्रांसपोज करके बी कंडक्टर पे ले जाते हैं और बी कंडक्टर को ट्रांसपोज करके सी कंडक्टर पे ले जाते हैं और सी कंडक्टर को ट्रांसपोज करके हम ए कंडक्टर वाली पोजीशन पे ले जाते हैं और उसको कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अब जो हमारे पास आ रहा है, सबसे ऊपर सी कंडक्टर है, दरमियान में हमारे पास ए कंडक्टर आ गया और सबसे नीचे हमारे पास बी कंडक्टर आ गया। ये एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद फिर हम ट्रांसपोज करते हैं और फिर हम ट्रांसपोज करते हैं, सी कंडक्टर को बी कंडक्टर पे ले जाते हैं, बी ए कंडक्टर को जो है वो सबसे नीचे सी कंडक्टर वाली साइड पे ले जाते हैं और बी कंडक्टर को सबसे ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखो सबसे ऊपर हमारे पास क्या आ गया, बी कंडक्टर आ गया, उससे नीचे क्या आ गया, सी कंडक्टर आ गया और सबसे नीचे हमारे पास ए कंडक्टर आ गया। तो इस तरह हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है या मैग्नेटिक इंडक्टेंस है जो बिटवीन वन कंडक्टर एंड द अदर कंडक्टर है वो मिनिमाइज हो जाती है और ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारे कंडक्टर्स के अंदर। ये आपको चीज क्लियर होती है, ये कल भी मैंने क्लियरली एक्सप्लेन की थी, ये आपको चीज क्लियर हो रही है? यस सर। सर शुरू से सही है, ट्रांसपोजिशन का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग तो नहीं है? जी बच्चे बोलो। सर वो जो वोल्टेज ड्रॉप हम लिख रहे थे उसमें अपना R इंटू आई तो ठीक हो गया, इम्पीडेंस इंटू बल्क करंट हो गया, तो जो 2L है वो फैक्टर क्यों आ रहा था और दूसरा हम कैपेसिटर को की रिएक्टेंस को इग्नोर करके फॉर्मूला लिख रहे थे वो? मैं बताता हूँ, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एक्स, ठीक है, आई आर रेजिस्टेंस की वजह से और एक्स जो है इंडक्टेंस की वजह से आ रहा है। अब होता क्या है कि हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन है, एक को कहते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक को मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और थर्ड टाइप को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो कैपेसिटिव इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब हम मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तब हम कैपेसिटिव इफेक्ट को सिस्टम में लेके आते हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं या पावर ट्रायंगल बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये रेजिस्टिव पावर है जो कंज्यूम हो रही है या रेजिस्टेंस का फेज आ रहा है और ये जो फेज आ रहा है ये रिएक्टेंस का फेज आ रहा है और जो ओवरऑल करंट हमारे पास ट्रेवल कर रहा है वो करंट बेसिकली रेजिस्टेंस और उसको मिला के ये वाला करंट ट्रेवल कर रहा है जो बेसिकली रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का मिला के आ रहा है। अब आपका सवाल ये था कि आर वी इग्नोरिंग कैपेसिटिव रिएक्टेंस और नॉट, ये आपका क्वेश्चन था। मैं इसका आंसर इस तरह कर रहा हूं कि इन पावर ट्रांसमिशन लाइन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मच मोर ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को इवन माइनस भी कर देते हैं तो जो ओवरऑल इंपैक्ट होता है वो इंडक्टिव ही रहता है, कैपेसिटिव नहीं होता। तो हम इंपैक्ट वाइज हम ये कह देते हैं आई इंटू एक्स रहता है और एक्स विल बी एन इंडक्टर, लेकिन इट डजंट मीन के वी आर कंप्लीटली इग्नोरिंग कैपेसिटिव इफेक्ट, वी आर कंसिडरिंग कैपेसिटिव इफेक्ट, बट जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट से कैंसल आउट होके बाकी आपको होगा पावर फैक्टर क्या है, क्लियर है? पावर फैक्टर के बारे में पता है? पावर फैक्टर के बारे में आप लोगों को पता है?
पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज, और स्पेसिफिकली पावर फैक्टर वी कैन से दैट द पावर फैक्टर इज बेसिकली द cos phi, and cos phi is basically the phase difference between current and voltage. जब हम करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस देखते हैं तो दैट फेज डिफरेंस इज आइदर लीडिंग और लैगिंग. दैट मींस कि या तो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है या करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है. एंड हाउ इट हैपन कि जब अगर हमारे पास इंडक्टिव लोड है तो वो करंट जो है वो लैग करने लग पड़ेगा, अगर कैपेसिटिव लोड है तो करंट लीड करने लग पड़ेगा. लेकिन क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर मेजॉरिटी लोड सारे के सारे हमारे पास वो इंडक्टिव होते हैं, कैपेसिटिव नहीं होते हैं. जिस तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर आ गया, जिस तरह हमारे पास ट्यूबलाइट्स आ गई, जिस तरह हमारे पास मोटर्स आ गई, जिस तरह हमारे पास एनर्जी सेवर्स आ गए, तो जितने भी लोड्स हैं मेजॉरिटी लोड इंडक्टिव लोड है. तो ओवरऑल रिएक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव होता है, ना कि कैपेसिटिव होता है. इवन जब हम अपने रेजिडेंशियल लोड को कहते हैं तो हम कहते हैं कि भाई जो हमारा पावर फैक्टर स्पेसिफिकली आ रहा होता है वो 0.6 के करीब आ रहा होता है, यानी कि 0.6 के करीब पावर फैक्टर आ रहा है. दैट मीन्स मेरा जो रिएक्टिव लोड है वो रेजिस्टिव लोड की निस्बत 40% ज्यादा है, यानी कि 40% इम्पैक्ट डाल रहा है. इस वजह से उसके अंदर 6.6 का पावर फैक्टर आ रहा है. अब हमारी कोशिश होती है कि वी शुड इंप्रूव द पावर फैक्टर एंड मेक इट अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 0.9 to 1. जब हम बिटवीन 0.9 to 1 लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि इस 0.6 को ऊपर लेके जाया जाए और 0.9 तक पहुंचाया जाए. तो जब हम इस 0.6 को 0.9 पे पहुंचाते हैं तो सिंपलेस्ट वे ये है कि वी विल यूज कैपेसिटर. और जब कैपेसिटर यूज करते हैं तो हम रिएक्टिव इफेक्ट को कम कर रहे होते हैं. रिएक्टिव इफेक्ट में स्पेसिफिकली इंडक्टिव इफेक्ट को कम कर रहे होते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट को जीरो नहीं कर रहे होते. तो क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट को मिनिमाइज करते हुए 0.6 से 0.9 तक ले गए, लेकिन इवन इन दैट केस वी हैव 10% रिएक्टिव इफेक्ट, एंड दैट रिएक्टिव इफेक्ट इज स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंडक्टेंस, नॉट फ्रॉम द कैपेसिटेंस. क्लैरिटी हुई थोड़ी सी? जी सर. हाँ जी. और सर दूसरा, अब हम आते जी सर वो जो 2L का फैक्टर आ रहा था वो हम क्या उसको पर माइल्स के हिसाब से ला रहे थे, इसलिए आ रहा था? वो किस लिए आ रहा था जो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन माइल्स हो रहा था वोल्टेज ड्रॉप निकालते हुए? सलमान, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर. आप दोबारा बोलो, आपकी आवाज कटी थी, मुझे क्लियर नहीं हुई. सर वो 2L का फैक्टर किस लिए आ रहा था जो हम 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन माइल्स कर रहे थे वोल्टेज ड्रॉप निकालते हुए? इधर कौन सी वाली बात कर रहे हैं? ये वाली, ये 2L का ये वाला जो इम्पैक्ट कह रहे हो आप? जी सर. है तो वोल्टेज ये ड्रॉप बेसिकली नहीं, ये आप इसको इस तरह समझ लेना कि जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है वो एक लूप की फॉर्मेशन में बन रही है ना. यानी कि अगर ये हमारे पास सेंडिंग एंड है और ये हमारे पास रिसीविंग एंड है, ये वाला पॉइंट हमारे पास रिसीविंग एंड है, तो जो सेंडिंग और रिसीविंग एंड में अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो एक साइड जो है वो लेंथ बन रही है फ्रॉम द सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, और दूसरी साइड बन रही है फ्रॉम द रिसीविंग एंड टू द सेंडिंग एंड. अगर मैं इसको L कंसीडर करूं और इसको L कंसीडर करूं तो ओवरऑल लेंथ 2L बन जाती है. इस वजह से ये 2 का फैक्टर आ रहा है. ठीक है जी सर, क्लियर. हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम कहते हैं कि भाई जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं या तो वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होंगे या हाई वोल्टेज होंगे या अल्ट्रा हाई वोल्टेजेस होंगे. ये जो वोल्टेजेस हैं इनकी वजह से कोरोना इफेक्ट आता है. और कोरोना इफेक्ट क्या होता है? आपको याद होगा जब हमने कोरोना इफेक्ट पढ़ा था, हमने कहा 21.1 kV से ज्यादा अगर RMS वैल्यू बढ़ जाती है या 28.9 kV से ज्यादा पीक टू पीक वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे पास कोरोना इफेक्ट आ जाता है. कोरोना इफेक्ट की वजह से लॉसेज आना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब यह है कि या जब हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन का एक सर्टेन डायमीटर बढ़ा देंगे या ट्रांसमिशन लाइन के अंदर स्किन इफेक्ट आता है और उसकी वजह से लॉसेज आना शुरू हो जाते हैं. तो अगर इन दोनों इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है तो जो पहला स्टेप था हम क्या करते थे, मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ कंडक्टर ले लेते थे.
तो ये तो एक स्टेप था, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, हम एक सर्टेन डायामीटर से ज्यादा वो भी कंडक्टर नहीं लेके जा सकते। अब फिर क्या होता है कि फिर हम कहते हैं कि भाई इफ वी वांट, इवन इफ वी वांट टू इंक्रीज द करंट, देन वी हैव टू यूज एन अदर कंडक्टर। और वो कंडक्टर फिर हम क्या यूज करते हैं, हम कहते हैं बंडल ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं। बंडल ऑफ कंडक्टर मींस वी आर यूजिंग 2 conductors for a single phase, या we are using 3 conductor for a single phase, और we are using 4 conductor for a single phase। यानी कि एक ही फेज को ट्रांसमिट करने के लिए बजाय एक कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिट करें, हम 2 कंडक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट कर लें, या 3 कंडक्टर के थ्रू ट्रांसमिट कर लें, या 4 या इससे ज्यादा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बंडल ऑफ कंडक्टर, यानी कि बजाय इसके कि एक फेज को एक कंडक्टर से ट्रांसमिट करें, हम 2 फेज से 2 कंडक्टर से ट्रांसमिट करते थे। तो ये इसको कहते हैं बंडल ऑफ कंडक्टर। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि सिंगल कंडक्टर वाला भी बंडल ऑफ कंडक्टर, सॉरी 2 कंडक्टर वाला, 3 कंडक्टर, 4 कंडक्टर या इससे ज्यादा, सही है ना। तो ये स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टर से एक डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाता है। जब हमारे पास बंडल ऑफ कंडक्टर आते हैं तो करंट जो होता है वो ईच कंडक्टर इक्वली डिवाइड होता है, जो सब कंडक्टर होता है उनमें इक्वली डिवाइड हो जाता है। और हमारा जो मैकेनिज्म बनता है उसके अंदर फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 2 फैक्टर्स है ना, एक था डीएम और एक था डीएस। डीएम को हमने चेंज किया था डी इक्विवेलेंट पे। तो डी इक्विवेलेंट हमने क्या किया था कि हमने डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लिया था। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बंडल ऑफ कंडक्टर यूज करेंगे तो दैट मींस द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज चेंज्ड, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट रेडियस। तो फिजिकली तौर पे अगर एक कंडक्टर था तो सिंपल हमारे पास रेडियस था आर। अगर मेरे पास 2 कंडक्टर हो गए हैं तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, फिर मेरे पास हमारे पास इफेक्टिवली जो रेडियस आएगा वो आएगा आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर। डी बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दैट बंडल ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये एक कंडक्टर यूज हो रहा है, ये दूसरा कंडक्टर है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपके पास डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, आर इंटू डी कर दूं और फिर अंडर रूट लूं, तो ये जो आपके पास मीन आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। ये जो मीन आया ये बेसिकली बंडल ऑफ कंडक्टर में आपको रिप्रेजेंटेशन है डीएस की। अगर मेरे पास 2 कंडक्टर की बजाय 3 कंडक्टर हो गए हैं तो इन दैट केस डायमीटर भी क्यूब में चला जाएगा, और जबकि जो है हमारे पास डिस्टेंस, क्योंकि 3 कंडक्टर हो गए, यहाँ पे एक कंडक्टर, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर, यहाँ पे तीसरा कंडक्टर, और यहाँ पे यानी इस कंडक्टर का इससे डिस्टेंस, इस कंडक्टर का इससे डिस्टेंस, और इस कंडक्टर का इससे डिस्टेंस। तो इस तरह मिला के हम फिर करेंगे कि r रेज़ टू पावर 3 एंड d रेज़ टू पावर 6, और जब इसको 9 का रूट लेंगे तो एट द एंड हमारे पास आएगा r मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, यानी कि ये एक d आ गया और ये दूसरा d आ गया, यानी कि एक कंडक्टर पे दूसरे कंडक्टर का जो इम्पैक्ट बनेगा वो डी स्क्वायर की फॉर्मेशन में आ जाएगा, और उसका क्यूब रूट लेंगे। इसी तरह अगर 4 कंडक्टर्स हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है r रेज़ टू पावर 4 d रेज़ टू पावर 8 और साथ अंडर रूट 2d रेज़ पावर 4। ये फिर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो हमारे पास आ जाता है r इंटू अंडर रूट 2d का क्यूब। आप देखो 4 कंडक्टर आपके पास एक स्क्वायर की फॉर्मेशन आपके पास बना देते हैं। जब वो स्क्वायर की फॉर्मेशन बना देते हैं तो फिर इनका डिस्टेंस, इस कंडक्टर का इससे डिस्टेंस, इस कंडक्टर का इससे डिस्टेंस और इस कंडक्टर का इससे डिस्टेंस, वो तीनों डिस्टेंस हमें काउंट करने पड़ते हैं, वो क्यूब की फॉर्मेशन में आ जाता है। तो 7 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल होता है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्योंकि हाइपोटेन्यूज की फॉर्मेशन में चला जाता है तो अंडर रूट 2 की फॉर्मेशन में ये डिस्टेंस आपके पास पीएन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाता है। ये क्लियर हुआ आपको कि जब हम L की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे तो L की वैल्यू हमारे पास dm ओवर ds बनती थी। dm को d इक्विवेलेंट हमने निकाला था, और ds को जब हमने लिखा तो ds अब बंडल ऑफ कंडक्टर की वजह से ds की वैल्यू चेंज हो रही है, वो वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना जरूरी होता है। क्लैरिटी हुई कि नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? जी बच्चे बोलो। सर ये जो कंडक्टर्स हैं अलग अलग, सही है, हमारे पास कंबाइंड कंडक्टर्स एक सिंगल कंडक्टर में काम कर रहे हैं, तो सर ये डिस्टेंस जो है इनके दरमियान ये किस चीज की वजह से आ रहा है? ये इंसुलेशन इन पे अलग अलग चढ़ी होगी उसकी वजह से, या सेंटर टू सेंटर है? आप अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में, मेरे पास इस तरह तो मेरे पास कोई फिगर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इधर लिख लेता हूँ बंडल ऑफ कंडक्टर
और मैं इधर आपको एक आधी इमेज दिखा देता हूँ। तो नॉर्मली ये इस तरह बनता है कि एक जो फेज जा रहा है उसमें 4 कंडक्टर्स आ रहे हैं और हम इनके दरमियान में डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं थ्रू सम कह लो एक स्ट्रक्चर के थ्रू ना हम इस डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। या देख लो ये 4 है, ये 3 कंडक्टर, ये 2 कंडक्टर का आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों के दरमियान में सिंगल फेज को ट्रांसमिट करने के लिए। और इसी तरह अगर मैंने 3 कंडक्टर को ट्रांसमिट करना है तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये 4 को ट्रांसमिट करना है तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये बेसिकली बंडल ऑफ कंडक्टर में एक ही फेज को ट्रांसमिट करने के लिए, ये देखो ये एक ही फेज में आपको नजर आ रहा है 4 कंडक्टर जा रहे हैं, ये एक ही फेज में। अगर आप कॉमसेट्स के अंदर भी देखो तो कॉमसेट से बाहर जो हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही है उसमें 2 कंडक्टर वाला फिनोमिना आपको नजर आएगा, यानी कि ये वाला जो फिनोमिना है ये आपको नजर आएगा 2 कंडक्टर्स वाला। तो ये इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल कह लो इंसुलेटेड मटेरियल के ये कंडक्टर आपस में कनेक्ट भी ना हो और फिजिकली तौर पे इनमें करंट भी इकट्ठा जा रहा हो। जी बोले, क्लियर हुई बात की नहीं? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है। जी सलमान, आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, हम पहले जो तीनों इंडक्टर्स जो अलग अलग फेज पे ला के जा रहे थे उनका क्यूब रूट इसलिए ले रहे थे ताकि हम 1D यूज करते हुए इंडक्टेंस पर फेज कलेक्टिवली निकाल सके सबकी। जी जी जी। और अब हम ये कर रहे हैं कि अगर हमने बंडल ऑफ कंडक्टर्स कर लिए तब हमने इंडक्टेंस पर फेज निकालनी हो। हाँ जी, तो हम 2 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं ना, ये हमारी कैलकुलेशन है। हम कहते हैं जो एक्सेल हमारे पास कैलकुलेट होता है वो डिपेंडेंट है 2 फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है डी इक्विवेलेंट पे और दूसरा फैक्टर है डीएस पे। डी इक्विवेलेंट है डिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर्स, यानी कि ए फेज का बी फेज से और बी फेज का सी फेज से जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम कह रहे हैं। और डी इक्विवेलेंट के लिए हम तीनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ले लेते थे, ये डी इक्विवेलेंट था। डी एस बेसिकली डायामीटर ऑफ द कंडक्टर है। अगर मेरे पास सिंगल कंडक्टर है उसमें तो डायामीटर का इशू ही कोई नहीं ना, वो आर आ गया हमारे पास, या सॉरी रेडियस आ गया, आर आ गया, ज्योमेट्रिकल रेडियस डी एस आ गया। यहाँ पे देखो डी एस इज अ ज्योमेट्रिकल रेडियस। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है तो रेडियस सिंपल आ गया। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल कंडक्टर्स हैं या बंडल ऑफ कंडक्टर है, जब 2 कंडक्टर्स हो जाए या 3 कंडक्टर्स हो जाए या 4 हो जाए तो अब रेडियस डिफरेंट होगा। अब जो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूलाज हैं कि अगर 2 कंडक्टर हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, अगर 3 कंडक्टर हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है, और अगर 4 कंडक्टर हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। यानी कि अब हमारे पास ना सिर्फ रेडियस बल्कि द डिस्टेंस बिटवीन वन कंडक्टर एंड द अदर कंडक्टर वो भी इंपैक्ट डाल रहा है। यानी कि सिंगल फेज को ट्रांसमिट करने के लिए अगर हम 4 कंडक्टर ले रहे हैं तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी कैलकुलेशन पे इंपैक्ट डाल रहा है। हमारा इंपैक्ट क्या था, हम जिस चीज को स्टडी कर रहे थे वो क्या था कि ड्यू टू डिफरेंट कंडक्टर्स देयर इज सम इंडक्टिव फिनोमेना व्हिच मे अकर इन ए कंडक्टर ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये हम बात कर रहे थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक फेज को ट्रांसमिट करने के लिए मैं एक से ज्यादा कंडक्टर यूज कर लूंगा तो हर कंडक्टर पे इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। वो जो इन्फ्लुएंस है उसको हमने कैलकुलेट करना है। क्लैरिटी हुई? आगे चलो। क्लियर हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे या ACSR स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखो तो ये कैटेगोरिकली इनको डिफाइन किया जाता है कि अगर मैंने जो एल्यूमिनियम और स्टील का स्ट्रैंड बनाना है तो ये स्टैंडर्ड उसके साइजेस हैं, यानी कि 18/1 का स्टैंडर्ड साइज आता है, फिर 26/7 का आता है, फिर 18, यानी कि डिफरेंट किस्म के हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनके रेडियसेस हैं। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल हैं और ये डिफरेंट नामों से इन स्ट्रैंड्स को लिखा जाता है। जिस तरह अगर मैं 20 पढ़ूं तो वो लिखा हुआ है रेल, इसी तरह आप अगर 19 पढ़ें तो टेम लिखा हुआ है, 18 पढ़ें तो ड्रैक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 16 पढ़ें तो रॉक लिखा हुआ है, फिर उसके बाद डूव लिखा हुआ है। ये डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं इन कंडक्टर्स को नाम देने के लिए। हर कंडक्टर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो लिखा हुआ है और अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी जो परमिटिविटी है कि भाई रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर वो भी लिखी हुई है। ये हमारे पास एक इसके स्टैंडर्ड्स का ग्राफ बना हुआ। एक जनरल एग्जांपल भी है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड द, जी बेटा
सर मैं पहले भी बोल रहा था, शायद आवाज़ नहीं आ रही थी सर। ये डी इक्विवेलेंट जो है और डी एम, ये एक ही चीज़ है? जी, सिर्फ फर्क ये है कि डी एम बेसिकली अगर मैं सिंपल डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर लूं तो डी एम है, लेकिन डी इक्विवेलेंट क्या है कि अगर मैंने मीन डिस्टेंस निकालना है तो फिर मैं ए का बी से डिस्टेंस, ए का सी से डिस्टेंस और बी का सी से डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लूंगा तो डी इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर हुई बात? ठीक सर और ये जो डी एस था, इसके बीच में एक आर प्राइम है और एक स्मॉल डी है। हाँ जी। ये क्या क्या है? ये क्या है कि अगर मेरे पास सिंपल एक कंडक्टर होता है, वन सब कंडक्टर होता है, तो आर प्राइम आ जाएगा, उसका रेडियस आ जाएगा, एक कंडक्टर होता है। लेकिन अगर मेरे पास बंडल ऑफ कंडक्टर हो जाते हैं, यानी कि एक ही फेज को ट्रांसमिट करने के लिए मैं दो कंडक्टर को यूज करूंगा, तो आर प्राइम मल्टीप्लाई बाय डी अंडर रूट आएगा, फिर ये रेडियस बनेगा। अगर मेरे पास तीन कंडक्टर आ जाते हैं तो आर प्राइम डी स्क्वायर क्यूब रूट आएगा, और अगर चार कंडक्टर आ जाते हैं आर प्राइम डी क्यूब इंटू अंडर रूट 2 और फिर उसके बाद जो है 4 टाइम्स रूट आ जाएगा। सर ये डी उन दो, कोई से भी दो कंडक्टर्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा? हाँ जी, जब बंडल ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये हम फेज का फेज से नहीं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये बंडल ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ये दोनों में फर्क है। बंडल ऑफ कंडक्टर ये जो हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला कंडक्टर, ये बंडल ऑफ कंडक्टर का मतलब ये है कि एक ही फेज को ट्रांसमिट करने के लिए दो कंडक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है सर, ये √2 क्यों आया? √2 इसलिए है कि आप इधर से देखो, आप अगर मेरे पास, मैंने ये बड़ी क्लियरली पहले भी बात बताई थी कि लेट्स सपोज मेरे पास दो कंडक्टर है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है तो उसका सिंपल रेडियस आ गया, दो कंडक्टर हैं तो सिंपल उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हमने डी कंसीडर कर लिया, खत्म होगी बात, तो डी आ गया। तीन कंडक्टर हैं तो ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है और ये तीसरा कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर से डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये वाला डिस्टेंस है, ये डी है, इसी कंडक्टर का इस कंडक्टर से डिस्टेंस ये भी डी है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं। इसी तरह इस कंडक्टर का इस कंडक्टर से डिस्टेंस ये भी डी है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे पास चार कंडक्टर आ जाते हैं, 1 2 3 एंड 4, अब चार कंडक्टर का मसला यह है कि इस कंडक्टर का ये डिस्टेंस जो है ये तो डी बन गया, कोई मसला नहीं हुआ। इसी तरह इस कंडक्टर का ये वाला डिस्टेंस ये भी डी बन गया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस जो है ये डी नहीं बनेगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये √2 टाइम डी बन जाएगा, √2 टाइम डी बन जाएगा। इसी तरह जिस तरह आपको याद होगा कि मैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है कि भाई मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ये इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल बना और मैंने कहा कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो क्या इस साइड की लेंथ क्या होगी? आप बताओ क्या होगी, बता सकते हो आप? इस साइड की लेंथ क्या होगी? ये जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है इसकी लेंथ क्या होगी? करके स्क्वायर रूट लेंगे ना, √2d, मतलब अगर d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा ना तो उसका अंडर रूट लेंगे तो d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर या √2d बन जाएगा, तो वो √2 इधर अपीयर हो रहा है। ये क्लियर हुई बात कि नहीं? यस सर, हो गई है। ठीक है ना, तो मैं वापस आ जाते हैं। ये बंडल ऑफ कंडक्टर को अगर मैं इस एग्जांपल से स्टडी करूं तो ये एग्जांपल क्या कहती है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL per phase of the three phase line having one conductor per phase and operating at 60 Hz. सही है, each conductor is ACSR drag whose GMR और DS from the table 4.1, यानी कि जो टेबल हमने ये देखा है, ये टेबल के अंदर ड्रैग कंडक्टर कौन सा था? ये 18 नंबर का कंडक्टर था और उस कंडक्टर का DS, ये DS आ रहा है, ये DS इंडिकेट कर रहा है, सही है ना। तो ये उसने आइडेंटिफाई किया है कि भाई उसका DS
from the table 4.1 given as ds is equal to 1.1369 centimeter. The phase are separated from each other as shown in the figure. अब ये तीन phases हैं, A phase, B phase और C phase, और तीनों के दरमियान में डिस्टेंस इसके अंदर 6 मीटर का, इसके अंदर 6 मीटर का, लेकिन अगर मैं A का C से डिस्टेंस देखूं तो वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 11.4 मीटर्स का, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है। इसी तरह इसका जो डायामीटर है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, सॉरी इसका जो रेडियस है वो आइडेंटिफाई कर रहा है 1.1369। तो अब हमने कैलकुलेट करना है R और L को। सिंपल फॉर्मूला क्या है, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा डी इक्विवेलेंट। तो डी इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा कि मैं तीनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट लूंगा तो डी इक्विवेलेंट आ गया। डी एस मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। एल को मैं कैलकुलेट करूंगा तो एल का फॉर्मूला हमें पहले गिवन है कि 2 × 10⁻⁻⁷ नेचुरल लॉग डी इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय डी एस। तो यहाँ पे ये एल निकला है, और इस एल की बेस पे मैंने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में निकाला, तो 2π60 × एल हमने किया, तो ये हमारे पास एक्सएल की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमने कहा रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं 4.1 टेबल पे देखूं तो रेजिस्टेंस ये इंडिकेट हो रही है, ये वाली रेजिस्टेंस है वो 0.0798 आ रही है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया कि अगर मेरे पास सिंगल कंडक्टर है तो ये सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है। जी बच्चे बोले। हमारे पास अगर बंडल ये क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं आगे चलूं? इसी में अगर हमारे पास बंडल ऑफ कंडक्टर्स हो जाता है, ट्विन कंडक्टर आ जाता है। जी जी, तो इसमें आ जाता है। इसके आगे एग्जांपल आएंगी, इसकी आगे एग्जांपल आएंगी। अभी सिर्फ एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैं एक और एग्जांपल में बंडल ऑफ कंडक्टर की बात भी आ जाएगी। अब हमने क्या कहा कि भाई जहां तक आपको क्लियर होगी, पहली बात क्या थी कि मेरे पास एक कंडक्टर था और मैंने कहा कि वो कंडक्टर इक्विवेलेंट कंडक्टर जो है उसको जब मैंने ट्रांसमिट किया तो मैंने कहा उसके अंदर स्किन इफेक्ट हो रहा है, तो मैंने छोटे छोटे कंडक्टर्स लेके उनको आपस में कनेक्ट कर दिया और उससे मैंने कहा कि भाई स्टैंड ऑफ कंडक्टर बन गया। फिर स्टैंड ऑफ कंडक्टर के साथ मैंने कहा कि नहीं भाई, वो एक जो स्टैंड ऑफ कंडक्टर है उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, करंट कैरिंग कैपेबिलिटी है, और उसकी कैपेबिलिटी के साथ मैंने अगर कोई और कंडक्टर लेके जाना है ताकि ज्यादा करंट ट्रेवल करे तो मैंने बंडल ऑफ कंडक्टर कर दिए। मैंने कहा एक ACSR आया तो उसके साथ मैंने दूसरा ACSR उसी के साथ मैंने ट्रांसमिट कर दिया, तो हमने कहा बंडल ऑफ कंडक्टर आ गए, यानी कि दो कंडक्टर एक ही फेज को लेके जा रहे हैं, इसको मैंने कहा बंडल ऑफ कंडक्टर। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसे कहते हैं डबल सर्किट। डबल सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या आता है? डबल सर्किट का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक ही फेज को ट्रांसमिट करना है, लेकिन मैं एक फेज को एक साइड से ट्रांसमिट ना करूं, दो साइडों से ट्रांसमिट करूं, यानी कि मैं दो सर्किट्स बना दूं अपने सिस्टम के अंदर, यानी कि एक बाईपास रूट बना दूं, यानी कि मेरा जो टावर है इस टावर के अंदर 1 2 3 ये तीन साइडें तीन जा रही है ना, तो इधर एक फेज आ रहा है ए फेज, इधर फेज आ रहा है बी फेज, इधर फेज आ रहा है सी फेज, और इसके कुछ डिस्टेंस पे एक और टावर आ रहा है, उसके अंदर भी ए फेज आ रहा है, बी फेज आ रहा है और सी फेज आ रहा है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको ट्रेवल कर रहा हूं कि भाई ए के साथ कनेक्ट हो रहा है, बी के साथ कनेक्ट हो रहा है और सी के साथ कनेक्ट हो रहा है। मेरे टावर की लेफ्ट साइड पे एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और मेरे टावर की राइट साइड पे एक और ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ए के साथ जा रहा है, बी के साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। तो ये जो दो ट्रांसमिशन लाइन एक ही टावर के अंदर जा रही हैं, इसको हम कहते हैं डबल सर्किट। डबल सर्किट का क्या फायदा होता है? डबल सर्किट का फायदा ये होता है कि मेरे पास दो सर्किट्स अवेलेबल होते हैं कि इन एनी केस एक साइड जो है मेरे ट्रांसमिशन लाइन की डैमेज भी हो जाए तो दूसरी साइड पे मेरे पास ट्रांसमिशन जा रही है। ये जो डबल सर्किट है, हम ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन के अंदर भी डबल सर्किट यूज करते हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी डबल सर्किट यूज करते हैं। सही है ना? तो ये जो डबल सर्किट है, और इन क्रॉस आर्म्स का इस तरह हम डिस्टेंस रखते हैं कि पहला जो एक साइड है उसका दूसरी साइड पे कोई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ना आए, यानी कि इसकी लेंथ इतनी सेपरेट कर देते हैं कि कोई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ना आए। तो डबल सर्किट पे कोई मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस नहीं आती। आप देखो ए बी सी एक साइड पे जा रहा है, ये अगर मैं टावर कंसीडर करूं तो फिर ए बी सी दूसरी साइड पे भी
टावर में जा रहे होते हैं, ये सर्किट 1 और सर्किट 2 की रिप्रेजेंटेशन आ रही होती है।